वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। भारतीय दर्शन और भारतीय परंपराओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। होता क्या है ही हम सब एक ऐसे कुल में पैदा हुए हैं जहाँ पर बचपन से सिखाया गया है अहिंसा परमो धर्मः। जैन कुल में कोई भी व्यक्ति दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरहपंथी हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, 32 आगम की मान्यता रखता हो, 45 आगम की मान्यता रखता हो, सोनगढ़ी हो, गुमानपंथी हो, तारणपंथी हो, किसी भी पंथ का कोई भी व्यक्ति हो, सबको एक कॉमन सूत्र सिखाया गया, अहिंसा परमो धर्मः। ये हमारी मान्यता कुछ भी हो, लेकिन 3 शब्द के पीछे हमारी मान्यता निर्विवाद है। और अहिंसा परमो धर्मा का इतना गहरा सूत्र सीखा हमने। पानी छान के पिया, आटे की मर्यादाएं रखी, रात्रि भोजन नहीं किया, हम लोगों ने झूठ नहीं बोलने का नियम ले लिया, हमने किसी भी प्रकार की हिंसक सामग्री का प्रयोग करना बंद कर दिया। कितनी लगातार आप अहिंसा का पालन करते रहे, लेकिन उसके बाद भी आपकी अहिंसा को आज तक सम्मान नहीं मिला। देखिए ना, किसी की अहिंसा को सम्मान मिला हो तो बताइए। किसी को अहिंसा के माध्यम से सम्मानित किया गया हो? आज तक किसी को, ना किसी महिला को पानी छानने की अच्छी कला आती है, इस कारण कभी किसी महिला को सम्मान नहीं मिला। किसी के भी घर के अंदर रोज शुद्ध भोजन बनता है, उसके बाद भी उसको कभी सम्मान नहीं मिला। जब पूछा गुरुदेव से कि गुरुवर, निरंतर अहिंसा परमो धर्म को सुना, देखा, समझा, जिया, लेकिन अहिंसा को सम्मान क्यों नहीं मिला? तब आचार्य भगवंत ने एक ही बात कही, अभी तक जितनी भी हमने अहिंसा का पालन किया है, वे सारी की सारी प्रत्यक्ष अहिंसा की ओर ही हमारी दृष्टि रही है। जिस दिन हमारी परोक्ष हिंसा की ओर दृष्टि चली जाएगी, उस दिन हमारी अहिंसा को सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। परोक्ष हिंसा समझते हैं परोक्ष में हिंसा क्या होती? कि बिल्कुल कान बंद करके सुन रहे हो ना? कान से कि ध्यान से? ध्यान से। आपकी अहिंसा दुनिया में कभी सम्मानित नहीं होगी। आपकी अहिंसा को पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो पानी छानते हैं, उस छने हुए पानी से ना आपकी प्रभावना होने वाली है, ना आपके धर्म की। तो महाराज जी पानी छानना बंद कर दें। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि पानी छानना बंद कर दें। मैं आपको बताता हूं कि आपकी अहिंसा तब सम्मानित होगी जब आपका ध्यान अप्रत्यक्ष हिंसा की ओर जाएगा। आजकल एक बहुत अच्छा जमाना चल रहा है। लोग ई व्हीकल्स खरीदते हैं, बैटरी का युग है कि नहीं है? और जिनके घरों में ई व्हीकल्स आ जाते हैं, उनको अपने अंदर ही अंदर इतना सेटिस्फैक्शन होता है कि अब मेरे कारण जो है वो किसी भी प्रकार का पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा है, अब मेरे कारण जो है कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा रहा है, धरती में ग्लोबल वार्मिंग अब हमारे कारण तो नहीं बढ़ेगी, ये बात तय है। ऐसी आपकी धारणा बन जाती है। लेकिन आपसे एक बार पूछूं कि वो जो ई रिक्शा चलाते हैं आप, वो जो आपकी ई व्हीकल चलती है, उस ई व्हीकल में एनर्जी कहां से आती है? कहां से आती है? लाइट से आती है। लाइट कोई भगवान ने तो बनाई नहीं है। जो आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए संसाधन है,
उन संसाधनों की भी 3 अलग अलग कैटेगरी है। आपके घर के अंदर आने वाली जो लाइट है वो या तो कोयले से बनती है, या तो वो हाइड्रोजन या हाइड्रो न्यूक्लियर पावर सिस्टम से बनती है, या फिर वो जो ऊर्जा है वो सोलर पैनल से बनती है, जो प्राकृतिक ऊर्जा कहलाती है। जब तक हमारा उपयोग गाड़ी में तो जा रहा है, ओला की एक गाड़ी ले ली 1.5 लाख रुपए की, अपने आप को बहुत बड़ा उस्ताद समझते हैं, अरे महाराज 1.5 लाख की ई व्हीकल खरीद ली है। तीर नहीं मार लिया। तीर तो तब मार लिया होता कि वो गाड़ी खरीदने के बाद हम ये और निश्चित कर लेते कि कोयले से उत्पादन हुई बिजली का प्रयोग किए बिना हम इस गाड़ी को चला पाएंगे। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा होती है उसका भी आपके जीवन में कमाल होता है। अब आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी कोयला की खदानें हैं, ये कोयला की खदानों से कोयला कहाँ जाता है? आपकी ये जो लाइटें जल रही हैं, जितनी भी घर के अंदर लाइट जल रही है, ये कई जगह थर्मल पावर प्लांट होते हैं, कई जगह डैम बांधे जाते हैं बहुत बड़े बड़े, तो पानी के कारण पानी का सहारा लेकर के बिजली का उत्पादन होता है। फिर हाइड्रो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, और चौथा एक संसाधन होता है जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं, प्राकृतिक ऊर्जा। इन 5 ऊर्जाओं में से आपको कौन सी ऊर्जा निर्दोष लग रही है? आपकी आंखों में, आपकी आंखों में सबसे निर्दोष ऊर्जा का स्रोत दिखेगा जो आप प्राकृतिक ऊर्जा को संचित कर लेंगे। जिस दिन आपकी दृष्टि उस तरफ चली गई कि हमको अपने घर के अंदर की ऊर्जा के जितने स्रोत हैं वो सब सोलर पैनल की ओर लेकर के जाना है। आप घर के अंदर 10 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, 8 किलोवाट का, 15 किलोवाट का, जितना बड़ा आपका बंगला है, मकान है, लेकिन सारे परिवारों की आज प्राथमिक आवश्यकता हो गई है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप सबसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर के अंदर एक सोलर एनर्जी सिस्टम छत पे लगा लीजिए। आपके घर की छतें तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, बिल्कुल इतना स्टाइलिश बनाते हैं वो कि ऐसा लगेगा कि जैसे ऊपर पूरी छत डाल दी है। नीचे बैटरियां प्रॉपर लगा दी जाएंगी और उस बैटरी से एसी डीसी करंट जो आता रहेगा, इस एसी डीसी करंट को अगर आपने अपने घर में इंप्लीमेंट किया और अगर 810 करोड़ की वो जनता जो पूरी धरती पर रह रही है, इसने सोलर एनर्जी सिस्टम को उपयोग करना शुरू किया, तो आपके एक छोटे से बदलाव के कारण कोयला की खदानों में मशीनें चलना बंद हो जाएंगी। आपकी इस छोटी सी आदत के कारण बड़े बड़े डैम को बांधने की और बनाने की ज़रूरतें कम पड़ेंगी हाइड्रो न्यूक्लियर पावर प्लांट को इम्प्लीमेंट करने की। जब हम कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम से, हम जिससे परमाणु ऊर्जा होती हैं जिनको कहते हैं, उसको जब बनाते हैं, उनके जब हम कारखाने डालते हैं, मशीनरी डालते हैं, उस वक्त जितनी भी हिंसा होती है, जब तक आपका ध्यान उस अप्रत्यक्ष हिंसा की ओर नहीं जाएगा, तब तक आपकी ये पानी वाली छानने वाली हिंसा कभी सम्मानित नहीं हो पाएगी। और ये एक चीज के साथ नहीं होता है, इससे बहुत दूसरी चीजें भी जुड़ी हुई हैं बंधुओं। अभी एक पुस्तक पढ़ी है, पहाड़ को मत छूना, पहाड़ों को बुखार है। सुना हमने तो बड़ा, पुस्तक आई कल हमारे पास, पहाड़ को बुखार है, बोर्ड लगा है और बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उन बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में बुखार शब्द जैसे आया तो सामान्य से अट्रैक्शन होता है कि हमने अभी तक तो ये सुना था कि इंसान को बुखार होता है, पहाड़ को तो बुखार नहीं होता होगा। लेकिन पुस्तक ही छप गई, पहाड़ को बुखार है। फिर उन्होंने अंदर जो चित्र दिखाए, आप भी देखिएगा, जिसको लैंड स्लाइडिंग कहते हैं, हरिद्वार में अभी लगातार हो रही है, उत्तरांचल में हो रही है, जो मानव निर्मित जो एक धरती को गर्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास के चक्कर में पहाड़ बेचारे बुखार ग्रस्त हो गए। पहाड़ों में ऊपरी भाग से छोटी छोटी दरारें हर महीने 1 mm की स्पीड से घटती और बढ़ती चली जा रही हैं। अब कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ में आपके किसी
खनन के कारण, आपके किसी डैम बांधने के कारण, आपके किसी न्यूक्लियर पावर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के कारण, कोई प्लांट लगाने के कारण आपके पहाड़ों में जो धीरे धीरे दरारें आती हैं, उससे लैंड स्लाइडिंग होती है। स्लाइडिंग होने पर जो मानव के उपयोग का भूभाग होता है वो दब करके खत्म हो जाता है, और खत्म हो जाने पर धरती का आकार धीरे धीरे छोटा होता है। 90% जो पूरे 810 करोड़ की जनता गर्मी उत्पन्न कर रही है लगातार, उसको 90% ऊर्जा को, गर्मी को सोखने का काम करते हैं समुद्र। और समुद्र में रहने वाले जब वो पर्वत आपकी गर्मी के कारण, जो हिमालय से भी लाखों गुना ऊंचे हैं, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, जिनको आप शुद्ध क्रिस्टल कट पहाड़ आइसलैंड कहते हैं, जब उनमें धीरे 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 कटाव होता है और वो पानी बनता है, तो ये छोटी सी प्रकृति को न समझने वाली बात जो होती है वो आपके जल के स्तर को बढ़ाने लगी। आज ऐसे तटीय स्तरों पर रहने वाले बहुत सारे स्कूल हैं जो समुद्र के तटों के आसपास रहते हैं, जो कभी बनाए गए थे समुद्र से 130 फीट दूरी पर, जिन पर कभी ज्वार भाटे का कोई प्रकोप नहीं होता था। आज उन समुद्रों के पास बसे हुए स्कूलों में जब ज्वार और भाटा आता है तो स्कूल के अंदर तक पानी आने लगा। सिर्फ पिछले 22 सालों में 120 फीट आगे आ गया समुद्र का ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटे का पानी स्कूल तक आने लगा तो पहले नीचे से धरती बिल्कुल पानी से लबलबा जाती है, बिल्कुल अंदर अंदर पूरा पोलापन होता है, तो ऊपर से डर होता है कि नीचे बीम में और कॉलम में इतना पानी आ गया है कि कहीं ये बैठ ना जाए। और फिर वही होता है कि तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले जितने भी स्कूल और मकान हैं वो धीरे धीरे खाली करके और 130-40 फीट पीछे जाएंगे तो नई कॉलोनियाँ कटेंगी, नई कॉलोनियाँ कटेंगी तो कंस्ट्रक्शंस होगा, कंस्ट्रक्शन होंगे तो फिर लोगों को और ज़्यादा तरीके से मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा। कॉलोनाइजर तो बढ़ेंगे लेकिन गरीब आदमी का रकबा ख़त्म होता चला जाएगा। एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ कितनी रिलेटेड है। हम छोटा सा पूरी दुनिया में प्रयोग करें। आप चूंकि बहुत संपन्न परिवारों के लोग भी इस उद्बोधन को सुन रहे होंगे, जिनके घरों में बहुत अच्छा धन होगा, अच्छी संपन्नता होगी, लेकिन उसके बाद भी वो MPEB का, UPEB का या फिर SCEB का आप कोई कनेक्शन आपके घर के अंदर लगा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी में लगातार खदानें खुद रही हैं। मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पहले कोयलांचल का पूरा क्षेत्र था, तो करीब 22 बड़ी बड़ी माइंसें थीं जिनसे रोज कम से कम 30 रैक निकल करके कोयला जो है वो बाहर जाता था। आज सोचता हूँ जैसे बिरसिंहपुर पाली प्लांट है, पावर प्रोजेक्ट है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है, तो इन केंद्रों में जो लगातार खदानें खुदती हैं, कोयला खुदता है, गड्ढे होते हैं, गड्ढे होने पर स्लाइडिंग होती है, धरती के अंदर भूकंप आते हैं, प्लेट्स बिगड़ती हैं। इस अप्रत्यक्ष हिंसा की ओर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। आपकी ये प्रत्यक्ष अहिंसा का पालन करने का जो ये प्रकल्प है ना, ये उस वक्त तक बेमानी है जब तक आप किसी अप्रत्यक्ष हिंसा की ओर दृष्टिपात नहीं करते। और सिर्फ धरती को लेकर के नहीं है, ये बात जल को लेकर के भी है। आप बहुत कॉन्शियस हैं इस बात को लेकर के। आज पूरी दुनिया में फैशन चल गया है कैंफर के पानी पीने का, पूरी दुनिया में प्रचलन हो गया है। पहले आप नल का पानी पीते थे, बोरिंग का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, बारिश का पानी पीते थे। आज पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड आ गया है, 30 रुपये तो लगते ही हैं, 20 रुपये का कैंफर मिल जाता है और 50 कैंफर ले आए, किसी के ऑफिस में 10 कैंफर रख दिया, शाम तक में बिल्कुल पानी बिल्कुल चिल देते हैं, साफ़ सुथरा देते हैं, मीठा देते हैं। और इस सुविधा लेने के लिए हम कैंफर का पानी पीते हैं, RO का पानी पीते हैं। विज्ञान का युग है, उस विज्ञान के युग में जितनी आपने सुविधाएं लेने का प्रयास किया है, उसी विज्ञान के युग में इतनी निर्दयता, इतनी कठोरता, इतनी क्रूरता बढ़ी है कि पंच स्थावरों की चिंता ही मनुष्य ने बिल्कुल खत्म कर दी है। आज
वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हाइड्रोजन गैस लगती है, उसी हाइड्रोजन गैस से आपका पानी साफ किया जाता है। एक बार सोचिए, वही हाइड्रोजन गैस अगर लगातार शरीर में छुपा दी जाए तो कैंसर हो जाए, शरीर गल करके खत्म हो जाए। ये वही हाइड्रोजन गैस है, जब आप अपने घर के अंदर डालडा खाते हैं ना, वनस्पति घी कहते हैं जिसको आप, तेल होता है, एक्चुअल में ऑयल होता है। ऑयल को 800 सेंटीग्रेड पर ठंडा करके उसके ऊपर से जैसे ही हाइड्रोजन गैस को फ्लो किया जाता है तो पूरा का पूरा तेल जम करके वनस्पति घी में, जिसको शुद्ध भाषा में डालडा कहते हैं, उस डालडा में कन्वर्ट हो जाता है तेल। और जब वो डालडा आप खाते हैं तो ये वो डालडा है जो हार्ट अटैक और कैंसर में सबसे पहला और बड़ा कारण बन रहा है। क्योंकि वो जो डालडा आप खाते हैं उसमें आपको ये पता नहीं है कि आपके घर के अंदर का वो जो डालडा है, जिसको आप वनस्पति घी कहते हैं, ये पाम ऑयल है, ये बीन्स ऑयल है, ये सोयाबीन का तेल है, ये कोड़ा का ऑयल है, या ये लीवर, फैटी लीवर मतलब सुअर के मांस इत्यादि का बना हुआ तेल है। किस तेल से किस फैट को जमा करके शुद्ध घी या फिर डालडा घी बनाया गया है, डालडा बनाया गया है, ये आपको पता ही नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जो लगातार डालडा का प्रयोग घर के अंदर करते हैं। मेहमान आया तो डालडा का घी ले आए, क्यों? सस्ता पड़ता है। शुद्ध घी खाएंगे 700 रुपए किलो, और उसके बाद डालडा मिल जाता है कितने रुपए किलो? 80, 90, 100 रुपए किलो। हमारे टाइम में 50 रुपए किलो बिकता था, 45-47 रुपए किलो। जमाना दुगनी गति से बड़ा होगा तो कीमत डबल हो गई होगी आज की डेट में। तो 1500-1700 रुपए का, मान लेते हैं 2200 रुपए का एक टीन आता होगा 15 किलो का, उसको आप यूज करते होंगे। जिन घरों में डालडा बढ़ रहा है उस घरों में मृत्यु की दर भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हमारे घर के अंदर ये लगातार होता है। जैन परिवारों में भी ऐसा नहीं है कि सबके घरों में शुद्ध घी खाया जाता है। कई परिवार ऐसे हैं जो तेल, डालडा और शुद्ध घी तीनों का प्रयोग करते हैं। जबकि सबसे अच्छी बात होती है कि आप शुद्ध मूंगफली को मार्केट से खरीदिए और खरीद करके अपनी आंख के सामने बिना घुनी मूंगफली का तेल निकलवा लीजिए। जब मैं छोटा था तो छोटे टाइम पे घर के अंदर एक पोस्टमैन कंपनी आती थी, उस पोस्टमैन कंपनी का तेल आता था। उसके बाद पोस्टमैन के अलावा कुछ अच्छे नहीं लगता था। उसके बाद आ गया धारा, एक दूसरी कंपनी आई। जब धारा का तेल घर के अंदर आता था तो उसके बने नाश्ते बिल्कुल मुंह के अंदर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि जीभ को आदत पड़ गई है पोस्टमैन खाने की। बढ़िया, सबसे बेस्ट अहमद मील्स का सबसे बेस्ट अगर कोई होता था तो उस वक्त पोस्टमैन का तेल होता था, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। लेकिन जब से सिंध प्रदेश से आए हुए लोगों ने कब्जा किया और उन्होंने खाने पीने के रेट को गिरा दिया, 100 रुपये किलो मिलता था मूंगफली का तेल और 40 रुपये किलो मिलता था सोयाबीन का तेल। तो धीरे से पोस्टमैन ऑयल जो है वो घर से गायब होकर के धीरे से घर के अंदर सूर्या का टीन आने लगा। उस वक्त सूर्या एक कंपनी आती थी, आपके यहाँ आज बल्ब बनाती है। अपने ज़माने की बात बता रहा हूँ, जब मैं 94 की बात कह रहा हूँ इसको। तो फिर धीरे से जिनके घरों में मूंगफली का तेल चलता था उनके घरों में सोयाबीन का तेल चल गया। आप इसके पीछे की अप्रत्यक्ष हिंसा को कभी देख नहीं पाए। आपने सिर्फ उतना ही देखा कि जिसमें आपका बैलेंस प्रॉपर बना रहे और आपके जीवन लाइफस्टाइल चलती रहे। और इस सोयाबीन के तेल के चक्कर में जो आप सोयाबीन खाते हैं, सोचिए अमेरिका में सोयाबीन का प्रोडक्शन वैन है। यहाँ से भारत से बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है और यहाँ से सोयाबीन ट्रांसपोर्ट होता है अमेरिका, यूरोप की कंट्रियों में, जहाँ सुअर को खिला करके सुअर की वजन 600-600 किलो तक का किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर मीट और मिल्क टेक्नोलॉजी चलती है, चाहे गाय हो चाहे सुअर हो। तो जब कभी किसी को बहुत ज़्यादा हेल्दी होना होता है, जैसे मान लीजिए घर का कोई कुपोषित बच्चा भी होता है जिसके वजन नहीं बढ़ रहा होता है, तो सामान्य से जो 5 प्रकार के आटे होते हैं, बाजरा का होता है, ज्वार का होता है, आपका थोड़ा सा गेहूं मिला दिया, उसमें सोयाबीन का भी थोड़ा सा आटा मिला करके, मक्का का आटा है, इन सबको मिला करके उसमें थोड़ा सा सोयाबीन डाल देते हैं। तो सोयाबीन के चक्कर में धीरे धीरे बॉडी पे फैट बढ़ने लगता है।
लोग मोटे होने लगते हैं। आपने वो सब कुछ गौण कर दिया। ये अप्रत्यक्ष हिंसा में आपका एक बार विचार बस चला जाए, फिर आप अपने जीवन को खुद लाइन अप करेंगे। बहुत सारे घरों में, जिनके घरों में डालडा चलता है, आप सोचिए वो जो तेल था वो तो आपको पता ही नहीं है कौन सा तेल था। अब जैसे ग्वालियर आगरा का ये जो पूरा बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट आप इस रास्ते में जाएंगे तो पूरे बेल्ट में नकली घी बनता है। नकली घी कहाँ से बनता है? सबसे ज़्यादा स्लाटर हाउस जो हैं वो कानपुर, आगरा, ग्वालियर, इस बेल्ट में मिलेंगे। तो स्लाटर हाउस में से जब स्लॉटिंग होती है तो स्लॉटिंग होने के बाद आजकल इतने टेक्नोलॉजी, जर्मन की टेक्नोलॉजी के प्लांट्स जो है कटिंग के बनने लगे। तो स्लॉटिंग हाउस जो बनने लगे उसमें से पूरी के पूरी चमड़ी और वसा को बहुत बड़े हांडे में या बॉयलर प्लांट में उबाल देते हैं। उबालने पर उसका एसेंस निकल करके तेल के रूप में लिक्विड जो होता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है। वो लिक्विड पूरा का पूरा जो है ना पिग ऑयल कहलाता है। उसको आजकल एक भाषा लिखी आती है। पहले पैकेट पे, खाने के पैकेट पे लिखा रहता था मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल ओनली, अब लिखा आता है मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। अब हेल्थफुल ऑयल में क्या है? कुछ भी हो सकता है। हेल्थफुल क्या है? अब सुअर को उबाल दिया, काट करके उबाल करके उसका पूरा वसा का उबाल करके उसकी पूरी वसा ऊपर तैयार कर ली, उसको तेल को भर दिया। अब मान लीजिए ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसी तेल को आपको डालडा बना करके देती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर के अंदर बनाने वाला हलवा, पूड़ी या पराठा सुअर के तेल में तल करके जैन समाज के लोग खा रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? नहीं हो सकता है? होता है। जब कभी भी बहुत बल्क में किसी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है, हिंसा की संभावनाएं 400 गुना बढ़ चुकी होती है। 400 गुना। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय करना चाहिए कि जैन समाज के घर के अंदर कोई भी व्यक्ति डालडा का उपयोग नहीं करेगा। डालडा का उपयोग नहीं करेगा तो क्या होगा महाराज जी? फिर तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आपने उस चीज को देखा नहीं है इसलिए आपको ऐसा लगता है। आप शुद्ध मूंगफली का तेल निकालिए और तेल और शुद्ध की दो अलग अलग प्रयोग करिए। थोड़ा पैसा ज्यादा खर्चा होगा, चलेगा, लेकिन जान है तो जहान है। और आपकी ये जो अपरोक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा है, इस अप्रत्यक्ष हिंसा में जब तक आपकी दृष्टि नहीं जाएगी तब तक आपकी प्रत्यक्ष अहिंसा को सम्मान नहीं मिलने वाला। आप कितना भी पानी छान करके पी लेना, सामने वाला देखता है कि ये भी आलू, प्याज, लहसुन, कांदा, डालडा इसी चीज़ों में फंसा है, दूसरी जात के लोग भी इसी चीज़ों में फंसे हैं, इनके घर में भी यही जाता है, इनके घर में भी यही जाता है। तो एक चीज़ में, किसी कैटेगरी में आप दोनों एक लेवल के हो गए कि नहीं हो गए? हो गए महाराज जी। फिर आपकी जो अप्रत्यक्ष हिंसा है वो सिर्फ कंज्यूम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, इसके अलावा भी कंजम्पशन जो है, आपकी जो खुराक है वो एवरीडे बढ़ती चली जा रही है। हमको कुछ नया चाहिए, हमको कुछ नया चाहिए, और नए नए के प्रयोग में इतना ज़्यादा विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है, वो जितनी तरक्की कर रहा है वो उतना ही ज़्यादा घातक और क्रूर होता चला जा रहा है। आपने प्लेट में वो देखा नहीं, दिशाबोध एक पत्रिका, चिरंजी लाल जी बगड़ा कलकत्ता वाले हैं, वो एक ऐसा बेबाक निष्पक्ष पत्रकार हैं, आज उम्र के बड़े पायदान पर हैं। उनकी एक पुस्तक पढ़ी थी शाकाहार को लेकर के। उस शाकाहार के फ्रंट में एक छोटा सा चित्र दिखाया जिसमें चीन में मानव भ्रूण को खाने के रूप में परोस दिया गया। मानव भ्रूण क्या चीज होती होगी सोचिए। एक बच्चा है, इंसान को खा गया। आज से करीब 15 साल पहले मैंने वो चित्र देखा था दिशाबोध पत्रिका में, कि प्लेट पर सजा करके पूरा दे दिया। आज आप देखिए कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जिस आप विज्ञान के युग में रह रहे हैं, इस विज्ञान के युग में आदमी कितना क्रूर है, किस तरीके से जिंदा लोगों को, जीवों को तल करके, खिला करके आपके सामने एक नई प्रकार की मानसिक क्रूरता को लगातार वो बढ़ावा दे रहा है। और उस चीज को, आपको दृश्य को देखते भी होंगे, बिना देखे तो आप रहते नहीं होंगे। आप जानना तो दुनिया की हर चीज चाहते हैं,
मैं ये इसीलिए वो बात कह रहा था कि भारतीय दर्शन और भारतीय परंपरा, इन दोनों चीजों में बहुत अलगाव है। भारत के रहने वाले लोग भारतीय दर्शन से प्रभावित नहीं है। आज के भूखे भुखमरे जिसे अंधाधुंध खाने में टूट पड़े हैं, जिस चीज की एक अतृप्त आकांक्षा थी, जैसे ही उसको प्रोवाइड कराया गया, दुनिया भर के लोग टूट गए उस पे। आप लोग भी टूट गए। आप लोगों ने वो सब चीजें बुला दी। पहले हमारे यहाँ जातिगत बंधन की व्यवस्थाएं चलती थी। हमको याद है कि घर के अंदर अदर कास्ट का कोई व्यक्ति आता था तो उसके लिए चीनी मिट्टी का एक प्लेट रखे रहते थे। कांच की गिलास सिर्फ अदर कास्ट के लोगों के पानी पीने के लिए होती थी, उसमें भी सिर्फ हरी दीवार वालों के लिए, क्योंकि वो इतने मांसाहारी कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर आया है, शाकाहारी व्यक्ति तो हमारा साधर्मी भाई है, हम उसको बहुत सहजता में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कोई मांसाहारी व्यक्ति आया है, अगर आपको उसकी कास्ट रिलीजियस को देख करके पता है कि ये मांसाहारी, इनके घर के अंदर मांस खाया जाता है, तो हमारे घरों के अंदर कटलरी इसलिए आई थी, चीनी मिट्टी के बर्तन, कि इसको इसी में खिला देना, वो बर्तन दूर रख लेना। हमारे घर के अंदर चांदी के बर्तन चलते थे, प्योर तांबे के बर्तन चलते थे, उसके बाद सीधे स्टील का बर्तन आ गया। स्टील का बर्तन बहुत बाद में आया बंधुओं। जब तक हमारे घरों के अंदर कॉपर का बर्तन चलता था, तब तक हमारे घर के लोगों को किसी को स्किन डिसीज नहीं हुई। जिन लोगों को व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, आपने देखा होगा ना, धीरे 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 बढ़ते हैं, उनको एक ही सलाह दी जाती है कि अगर आप जीवन भर कॉपर के बर्तन का पानी पिएंगे, खाएंगे, तो आपका ये स्पॉट कभी बढ़ेगा नहीं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए, और जिनको पता है वो तो जानते ही होंगे। अब छोटे छोटे धब्बे जो हैं आपकी पूरी बॉडी में, धीरे धीरे आपने देखा उम्र के बढ़ाव के साथ साथ धीरे धीरे डॉट्स बढ़ते हैं। आप कभी देखिएगा, ये डॉट्स को हल्के में मत लीजिएगा, यही डॉट्स आगे चल करके कैंसर बनते हैं। पहले मुख में एक छोटा सा ऐसा तिल जैसा दिखाई देगा, फिर छोटे 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 बहुत सारे तिल दिखाई देंगे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेंगे, फिर धीरे से वो निकलेंगे, तो उसी के नीचे कैंसर डिटेक्ट होता है। इसके पीछे की हमारे यहाँ की एक सभ्यता बिल्कुल पवित्र और व्यवस्थित थी कि हमारे यहाँ कॉपर के बर्तन यूज होते थे। हमारे पूरे घरों के अंदर या तो पीतल रहता था। आपने देखा, याद है आपको कि घर के अंदर पहले आटा का जो बर्तन होता था वो पीतल का होता था। पीतल के बर्तन में घी नहीं रख पाते थे, क्योंकि घी पीतल के बर्तन पर रखने पर कसैला हो जाता था कई बार, तो कसैला घी होने कर घी नहीं रखा, लेकिन सब्जियां वगैरह जो होती थी वो सब उसी में बनती थी। लोहे की कढ़ाई में जैन समाज के घर के अंदर सब्जियां बनती थी बंधुओं, लेकिन हरी दीवार वालों को देख करके हमने हिंडोलियम की कढ़ैया ले आए। हिंडोलियम समझते हैं? जानते तो सब होंगे, इतने तो मूर्ख नहीं हो तुम लोग, आता तो सब है, तुम्हारे घर के अंदर होगा भी सब। याद है हमको, जब लोहे की कढ़ाई घर के अंदर आती थी 5, 6, 7, 8 बार तो माँ जो है उसको ईटा के चूरा से और राख से ऐसा मांजती थी कि उसके ऊपर की पूरी जंग निकल जाए। जंग निकलने के बाद उसी में सेव बनाए जाते थे, उसी में गोठे गुजिया बनाए जाते थे। कढ़ाई का जो बेस होता था वो लोहा इसलिए होता था कि अगर आयरन मान लीजिए खाने पीने में कम है तो ये आयरन थोड़ा थोड़ा निकल करके लोगों के पेट में जाता रहेगा। लेकिन बाद में हैंडोलियम का कुकर आया। किसके घर में नहीं है आज हैंडोलियम का कुकर? फिर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन आए। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन और हैंडोलियम के कुकर ने महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के लिए आगे ला करके खड़ा कर दिया। आज मैक्सिमम महिला इस बात से प्रभावित है कि हमको शरीर में कहीं जगह गांठें हो जाती हैं, मर्म स्थानों में विशेष प्रकार का दर्द होने लगता है। कभी गांठ एक खत्म होती है, एक बढ़ती है, एक घटती है, एक बढ़ती है। लेकिन विश्वास मानिएगा, आप मेरी बातों की यथार्थता को देखिएगा, जिनके घरों में हैंडोलियम के बर्तन उपयोग में नहीं आते हैं उनके घरों की महिलाओं को इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइटी और प्रॉब्लम्स नहीं होते। 28 साल की बेटी है, उसको भगवान के दर्शन 20-20 दिन तक नहीं हो पा रहे हैं। अपने शरीर से ऐसी परेशान होने लगी कि डॉक्टर बोलता है अब आपको बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 28, 30, 32, 34 साल की उम्र में कोई बड़ा ऑपरेशन कराता है भला? नहीं। लेकिन इसका कभी कारण पता नहीं किया। कारण बस वही था कि विज्ञान के युग ने इतनी तरक्की करी कि उस तरक्की के बहाव में हमारी कोई गलती नहीं है। हमें जो बताया जाता है, हमें जो दिखाया जाता है, हम उसी से प्रभावित होते हैं और उसी की ओर आगे बढ़ जाते हैं।
हमको टीवी एड में दिखाया गया हॉकिंस का कुकर, हमने देखा 3 सीटी आती हैं, दाल बिल्कुल पकी मिलती है, हमने पकी दाल खाना शुरू कर दिया। आज की दुनिया में मैं ऐसा मानता हूं कि इन महिलाओं से अगर बोला जाए कि हांडी में दाल पका के दिखाओ, तो इनको अंदाजा नहीं लगेगा कि दाल पकी कि नहीं पकी, क्योंकि महिलाओं की मेंटेलिटी इस बात में फिट हो गई है कि 3 कुकर की सीटी बजेगी और दाल पक जाएगी। पक जाएगी कि फट जाएगी? क्या होगा? जब दाल फटती है ना, तो फटी धरती में दरारें दिखती हैं। कभी अपने घर की दाल देखना, कुकर की जो मोटी मोटी दाल होते हैं उसमें दरारें दिखाई देती हैं। और एक दिन हांडी में दाल पका करके देखना, हांडी में एक बार लगेगा, जैसे जैसे हांडी में दाल पकाते हैं तो दाल ऊपर से फेन छोड़ती है, वो फेन पूरी की पूरी दाल के अंदर घुसा हुआ पेस्टिसाइड है। धीरे धीरे फेन निकलता जाता है, तो उठा करके महिलाएं जो होती हैं 3-4 बार फेन उठा करके एक कढ़ैया रख लेती हैं बगल में, उसमें फेन उतार करके नीचे कर देती हैं। जब फेन हट जाता है, दाल खुल करके उबलती है, उस उबली दाल का जो स्वाद होता है आप लोग भूल गए। आपको तो पता भी नहीं है कि उबली दाल का स्वाद कैसा होता है। फिर उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बापू की कुटिया में, जहाँ पर हंडी की दालें होती हैं, मिट्टी में पकाया जाता है, उबाला जाता है, ट्रेडिशनल फूड, ऑर्गेनिक फूड कह करके 500-500 रुपए की थाली खा करके एक दिन के लिए आ जाते हैं। लेकिन घर के अंदर का ये माहौल हमने आपने अचानक नहीं बदला, धीरे धीरे करके हमने इतना बदल लिया। आज मैं आप सबसे पूछूं इस बात को कि आपके चौके में ऐसी कितनी चीजें हैं जो रेडी टू ईट हैं और कितनी चीजें हैं जो आप बनाते हैं। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप हल्दीराम का भुजिया खाते हैं, आप बाजार का समोसा खाते हैं, आप बाजार से जलेबी बुला करके खाते हैं, घर में नहीं बनाते हैं आप। आपके टेबल में मैगी का टमाटो सॉस रखा होगा, उसी कंपनी का चिली सॉस रखा होगा, वैगनर बाहर का रखा हुआ होगा, आपके फ्रिज के अंदर स्वीट्स जो होंगे वो बाहर की स्वीट्स के रखे होंगे। आप घर में कुछ नहीं बनाते, आप घर में सिर्फ रोटी बनाते हैं और बाद में ये भी कर देते हैं, सुनो हमने रोटियां बना ली हैं 12-15, तुम सब्जी बाहर से लेते आना। तो सब्जी भी बाहर से आई। आपको इस बात में अगर हंसी आ रही होगी तो मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि साधु को एक अकारण मित्र कहते हैं। साधु कोई भी उपदेश देता है ना, वो सिर्फ इसलिए देता है कि उसको चिंता होती है कि उसकी भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन में उसके कुल में रहने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। आप सुरक्षित रहेंगे तो जिन शासन सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे तो मंदिरों की पूजाएं सुरक्षित रहेंगी, अहिंसा सुरक्षित रहेंगी। इसमें सबसे पहली भूमिका आपकी है। आप भले मंदिर नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद भी, मंदिर में नहीं आने के बाद भी आपका मंदिर निर्माण में, मंदिर की जीवंतता बनाए रखने में एक अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य रहता है। लेकिन आपके चौके के अंदर एक लिस्ट बनाइएगा, कितनी चीजें हैं जो आपने बनाई नहीं है और आप उसका उपयोग करते हैं। सामने किसी गुजराती नमकीन की दुकान होगी, वहां से जाकर के भैया कौन सेव छाटे, उसके सेव का टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल रहेगा। जब भुने हुए बेसन से कोई निरमा डाल करके हल्का फुल्का जब सेव बनाएगा, उसके टेस्ट का तो जलवा ही अलग रहता है। और फिर जब वो बनाते हैं तो क्या वो शुद्धता और अशुद्धता देखते हैं? देखते हैं ना आप लोग। बिल्कुल हाथ डाल करके पूरा घुमा करके जब वो समोसा का वो निकालता है और घच घच डालता है, उसके बाद बोलते हैं राम भरोसे समोसा है ना। समोसा तो अपनी जगह है, उसके हाथ के पसीना जो बेसन में मिलता है उसके बाद ही उसका टेस्ट बढ़ता है। आपको ऐसे ही खाने की आदत है। दुनिया के किसी भी होटल में खाना खाने के लिए जाइए, होटल में खाने से पहले होटल के किचन तक एक बार जरूर घूम करके आइएगा और किचन में जाकर के देखिएगा कि वेज और नॉन वेज की क्या व्यवस्थाएं हैं। आपको पता चलेगा कि बिल्कुल फ्रेश होटल में, जहां पर प्योर 100% वेजिटेरियन लिखा हुआ है, वहां भी 2, 5, 10 दर्जन अंडा आपको किचन के अंदर मिल जाएगा। आप बोलेंगे महाराज जी यहाँ तो प्योर वेज मिलता होगा, खाने वाले बनाने वाले तो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको कोई रोक सकता है क्या? मालिक को तो पैसा कमाना है। लेकिन आपकी तो पूरा धर्म चला गया। इस अप्रत्यक्ष हिंसा की ओर दृष्टिपात जब तक नहीं रहेगी तब तक आपकी प्रत्यक्ष अहिंसा कभी भी सम्मानित नहीं हो पाएगी। आज हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर हैं आप एमपीबी बोर्ड के, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो आपको लगातार इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है। आपके मन के अंदर कभी ये भाव क्यों नहीं आया कि हम 5 किलो वाट का
एक सोलर पैनल का सिस्टम अपने घर में लगा लेते हैं। इसी बार अगर नहीं लगवा पाए तो इस बार शुरुआत करिएगा। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करिए कि हमको सबसे पहले प्रोडक्शन में हमको ऊर्जा का स्रोत बदलना है। 3 प्रकार की ऊर्जा तेल से संबंधित होगी, उसके बाद हाइड्रो न्यूक्लियर पावर प्लांट की होगी, कोयले की होगी। इन 3 प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग आप न्यूनतम अपने घर के अंदर करेंगे, इसका संकल्प ले लीजिए। जैसे ही आपने अपने घर के अंदर सोलर पैनल लगाया, उसके बाद आपकी ई व्हीकल अगर उससे चार्ज हो गई तो समझिएगा कि आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली, बहुत बड़ी जंग। नहीं तो वो जो खजाने खुदती हैं ना लाखों करोड़ रुपए की, उसमें जब धसाव होता है और भूकंप आता है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपके घर का चलता हुआ पंखा भी जवाबदार है, क्योंकि आप उस अपरोक्ष हिंसा को देख ही नहीं पा रहे हैं। परोक्ष हिंसा को, अप्रत्यक्ष हिंसा कितने सारे निमित्त बनते हैं ऐसे। आपको पता है ना कि आपका वो जो कंडीशनर होता है उसमें अंडे का फैट मिला होता है, उसके बाद भी बिना कंडीशनर के तो आपका काम बनता नहीं है। पेंटिंग का जब तक वो यूज़ नहीं करेंगे, जब सनसिल्क नहीं लगाएंगे, तब तक तो आपका नहाना धोना हो ना पाएगा। लेकिन आपको पता है इस बात को कि इसमें कहीं ना कहीं विटामिन ई के नाम पर या तो मछली मार करके डाली गई है, नहीं तो अंडा तो प्रत्यक्ष डाला गया है। अब जब तक अंडे का फैट की शाइनिंग नहीं आएगी, तब तक आपके ये गाले घुंघराले लंबे नागिन जैसे बाल कैसे लहराएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सौंदर्यवान नहीं दिखना चाहिए, मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज करिए, निश्चित करिए, क्योंकि आपको जो दिखाया जा रहा है आप सिर्फ वही ले पा रहे हैं, जो आपको नहीं, जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक की खोज करिए। 100% ऑर्गेनिक में क्या है, 100% वो कौन सा कंटेंट है जिसको लगाने के बाद हमारे जो बाल भी अच्छे रहेंगे, बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो उस 100% की क्वालिटी के बारे में आपको कभी दिमाग गया नहीं। आपने कभी नहीं सोचा होगा जितना अच्छा बॉडी वॉश यूज करते हैं उतना अच्छा बॉडी वॉश आप घर के अंदर बना सकते हैं, लेकिन किसी कंपनी का उपटन मिलेगा तो आप जरूर खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि बेसन को, चना की दाल के बेसन में थोड़ी सी उड़द की दाल मिला करके इतना बारीक पीस लो, पीसने के बाद उसमें 2 दोड़ा मिला दो, 2 हल्दी मिला दो, थोड़े सा उसमें एक आधा सा जायफल मिला करके और 4 इलायची मिला करके उसको अच्छा बारीक पीस करके कूट करके छान लो, फिर पूरी बॉडी में उस बेसन को यूज करो, फिर देखो क्या गजब का फ्रेग्रेंस आता है। बिल्कुल बिना किसी जीव की हिंसा किए आप अपने घर का बॉडी वॉश अपने घर में खुद बना सकते हैं। आप उसका कलर चेंज कर दीजिए और एक बार आप शुरुआत बस करिए, फिर आप देखिए कि नालियों में बहता हुआ भी वो जो आपके शरीर से निकला हुआ अवशिष्ट पदार्थ होगा वो भी किसी किसी के जीवन को बचाने के काम आ जाएगा। नालियों में भी इलायची जाएगी, बेसन जाएगा, जो दाने आपके शरीर के अंदर लग करके भी नहीं घुल पाए होंगे वे सारे के सारे दाने किसी न किसी के खाने के काम आ जाएंगे। हम ऐसा कर सकते हैं। जिस दिन हम इतना कॉन्शियस हो जाएंगे उस दिन आपकी इस प्रत्यक्ष अहिंसा और अप्रत्यक्ष अहिंसा इन दोनों की जय जयकार होने लगेगी। लेकिन हम आंख बंद करके सीधे चलने वाले लोग हैं। भैया पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा हो, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो सावधान। पहाड़ों को बुखार है, उत्तरांचल जाएंगे लौट के आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। फिर धीरे से पानी को भी बुखार है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन आपके यहाँ से बन रहा है उस प्रोडक्शन को आप धरती के अंदर डाल नहीं सकते, तो नदियों में लगातार बहाया जाता है। दिल्ली में जाकर के यमुना देखिएगा, नाले से कम नहीं लगती। सावधान, पानी को बुखार है। सावधान, आपके फलों को भी बुखार है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो फलों में पेस्टिसाइड जल रहा है, खाते तो आप वही हैं, आप दूसरी चीज़ तो खा नहीं सकते, लेकिन आपको अप्रत्यक्ष हिंसा दिखाई नहीं दे रही। क्या करें महाराज जी, आप तो पूरी दुनिया बदलने में लगे हैं। हम दुनिया बदलने में क्या बदल पाऊंगा मैं छोटा सा साधु, आप तक मेरी छोटी बहुत पहुंच है। आप जरूर बदल पाएंगे पूरी दुनिया जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि हमारी छत में लगी हुई लौकी ही हम घर के अंदर बना करके खाएंगे। 2 सब्जियां निश्चित करिए कि जो आपके घर के अंदर ही लगी हुई मिलेंगी। मिर्ची खाते हैं, निश्चित करिए आपके घर के गमले की मिर्ची ही आप खाएंगे। आप निमाड़ में जाकर के देखिए, ये पूरा निमाड़ का जो बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में बेड़िया से लेकर की पूरी मंडियां ये जब मिर्चियों का प्रोडक्शन करती हैं,
उसमें वायरस लगता है तो इतना पेस्टिसाइड डालते हैं, इतना पेस्टिसाइड डालते हैं कि वो थक जाते हैं पेस्टिसाइड डालते डालते। मिर्ची के लिए इतना तो हम कर सकते हैं ना, कुछ नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति होगा, घर के अंदर छत पार खाली पड़ी है, साइड में छोटी सी प्रॉपर बाउंड्री खींचिए, मिट्टी डालिए, मिट्टी को प्रॉपर गोबर के साथ मिला करके कल्चर करिए, उसमें गोमूत्र मिलाइए, उसमें बढ़िया कल्चर करके थोड़े से बीज डाल करके उसमें छोड़ दीजिए। आपके घर के ऊपर सामान्य दिनों में मिलने वाली छोटी छोटी सब्जियां तो बहुत आराम से मिल सकती है। आप अपने घर के अंदर ऊपर छत में मिर्ची पैदा कर सकते हैं, अजवाइन के बहुत अच्छे पत्ते पैदा कर सकते हैं, तुलसी के लिए काढ़ा बनाने के लिए तुलसी पैदा कर सकते हैं। आपके घर के गमले मात्र सोवर है, बहुत अच्छा बोनसाई का पेड़ दिख रहा है, जगह घेर रहा है लेकिन दे कुछ नहीं रहा है। लेकिन वो छोटा छोटा बच्चा भी होगा, आपने दिन में 3 बार 4 बार जो है, मान लीजिए उसमें 3 बार पानी डाल दिया। अब कोई बच्चा है अगर तुलसी के पत्ते को बाद में तोड़ करके मुंह में भी डाल रहा है तो निश्चित मानिए कोई मेडिसिन पेट के अंदर डाल रहा है, उसके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। अजवाइन का पत्ता आपके टाइम पे अगर होता हो नहीं होता हो नहीं पता, हमारे टाइम में माँ बहनें करती थी, घर के अंदर गमले में अजवाइन डाल दी, अजवाइन को पेड़ निकल आओ, कितने दिन में? 25 दिन में, फिर धीरे से उनमें पत्ता निकल गए। ठंडी के दिनों में, ये ठंडी के दिन आ गए ना, यही वो समय है। बस सुबह सुबह अजवाइन के पत्ते का जब भजिया मिलता था, आत्मा गाल्टन गाल्टन हो जाती थी। लेकिन अभी आप लोगों तो तुमको उनके यहाँ का बाहर का ले आ बेटा, एक जा राम भरोसे होटल से 5 समोसे ले आना, आधा किलो जलेबी ले आना और एक मलाई मार के दूध वो भी ले आना, उसकी भी पता नहीं है। पूरे के पूरे शहरों से गायों की बसाहट खत्म कर दी इस विज्ञान के युग के लोगों ने। अब गाय नहीं मिलेगी। सरकार कितनी समझदार है कि गाय के कारण एक्सीडेंट होते हैं और कुत्ता का गू उठाने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी मालकिनें, रोज सुबह जाता हूं जंगल में, रोज देखता हूं मैं इस बात को, बड़े बड़े घरों की अच्छी अच्छी बेटियां कुत्ता घुमाने निकलती हैं सुबह से। और हर मोहल्ले में इतने डॉगी हो गए हैं, मैक्सिमम लोग 2.5 लाख का डॉगी रखता है आदमी, 50,000 का, 70,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का। कई बुल टेरर है, वो जर्मन शेफर्ड है, लेब्राडोर है, अल्सेशियन है और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो सब पैदा हो गए, छोटे से लेकर के बड़ा तक। कुत्ता पालने का शौक बढ़ गया हिंदुस्तान के अंदर। कभी सुना था जो कुत्ते होते हैं वो कुत्ते पालते हैं, आजकल घर घर में मिल रहे हैं। और उस पर आर्गूमेंट है इस बात का कि कुत्ता क्यों नहीं पाल सकते, पपी क्यों नहीं पाल सकते, गाय क्यों नहीं पाल सकते। पहले तो होता था ना, घर के अंदर गैया रहती थी, उसी का दूध मिलता था। आज इंदौर जैसे शहर में 50 लाख की पॉपुलेशन में अगर एक व्यक्ति को 1 पाव दूध भी चाहिए है तो 12 लाख लीटर दूध रोज लगता है, कम से कम 12 से 15 लाख लीटर दूध एवरी डे। लेकिन गाय नहीं दिखाई देती एक भी। डेयरिया फार्म होंगे इंदौर शहर से बाहर जहां पर 500, 700, 800, 1000, 1200 भैंसें होंगी, तो क्या 1200-1500 भैंसें, 2000, 5000 भैंसें 15 लाख लीटर दूध रोज दे देती हैं क्या? कहां से आता है? वही A1 मिल्क जिस पे लिखा रहता है दूध पीने से कैंसर हो सकता है। आप भूल गए उस बात को। मैं भूला नहीं, क्योंकि मुझे अभी आपसे लगाव है। मैं चाहता हूं कि जिन शासन की सुरक्षा के लिए आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, लेकिन उस अप्रत्यक्ष हिंसा में आपका उपयोग नहीं जाता, जबकि सारी की सारी अप्रत्यक्ष हिंसा आपके निमित्त से हो रही है। बड़ी कंपनी की घड़ी खरीदी है, बहुत दिनों से वो संवाद ही नहीं किया मैं तो भूल गया। मैं तो सोच रहा था कि जैन समाज के लोगों का चमड़े का त्याग हो गया है पूरे रूप से, लेकिन अभी भी देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं वो बेल्ट बांधते हैं, घड़ी का स्ट्रैप जो होता है वो चमड़े का मिल जाता है कई लोगों का। एक छोटा सा स्ट्रैप है, बहुत पतला है, बहुत बिल्कुल पतला, आपके बड़ी महंगी घड़ी में जो 25,000 की है, 20,000 की, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप ये भूल गए कि उस पतले से चमड़े को भी मारने के लिए, बनाने के लिए एक पूरी गाय मारी गई होगी। आप भूल गए कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों की 60-60 लाख रुपए की जगुआर खरीदते हैं, उसकी सीट बनाने के लिए 5 गाय मारी जाती हैं। 5 गाय का चमड़ा निकाल करके उसको कल्चर करके फिनिश करके ही बड़ी बड़ी गाड़ियों की सीट बनती है। एक कार चलाने वाला 5 गाय मार करके उस गाय के ऊपर बैठता है सिर्फ चमड़े के लिए। क्यों? लेकिन अभी कंपनियों ने बहुत अच्छा किया है, अगर आप उनको पहले से ऑर्डर देते हैं तो वो बता देते हैं हम आपके कार में रैक्सीन यूज करेंगे, किसी भी प्रकार से चमड़ा नहीं लगाएंगे।
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं बोलते हैं तो जितनी भी बढ़िया होंडा सिटी की कितनी भी अच्छी गाड़ी खरीद लो, बिल्कुल लग्जरी लगता है ना, उसकी सीट पे बैठने के बाद ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि बस अंबानी के बाद हमारा ही नंबर है। लेकिन 5 गाय मर गई, कोई नहीं बचा पाया। ये अप्रत्यक्ष हिंसा दिखाई नहीं देती ना? तो देखिएगा, इस अप्रत्यक्ष हिंसा के आप जवाबदार हैं। और ये जितनी अप्रत्यक्ष हिंसा में आप इसको इग्नोर करते रहेंगे, आँख खोल के देखेंगे, मेरे दिखाने के बाद भी नहीं देखोगे, मत देखो, एक दिन प्रकृति आपको देखेगी। इसी अप्रत्यक्ष हिंसा का प्रभाव है कि बॉम्बे हॉस्पिटल और टाटा हॉस्पिटल में डॉक्टर इतने ईमानदार हो गए हैं कि एक भी आदमी को मिसगाइड नहीं करते, थोड़ा सा भी नहीं करते। क्यों? फुर्सत नहीं है सही ट्रीटमेंट देने से, इतनी लाइन लगी हुई है। तब जाकर के राजस्थान से पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है जो बाड़मेर में आकर के रुकती है, और वहां पर आकर के पूरे रोज एक ट्रेन भर के कैंसर का पेशेंट आता है। आपके घरों से भी निकलते हैं, आपको पता नहीं चलता, हो सकता है मुझे पता नहीं चलता, लेकिन होता तो सब है। इन सब चीज़ों के पीछे कारण है बस उस पंच स्थावर जो थे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति, इन 5 के 5 स्थावरों में आपने इतना ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किया है। आपके चक्कर में खदानें खोदी गई, आपके चक्कर में सोना जब निकलता है ना, 3-3 किलोमीटर नीचे घुस जाता है इंसान, वहाँ जाकर के मिट्टी छानता है, पूरा ओर निकालता है, फिर 18,000 सेल्सियस पर उसको जो है ना, 18,000 फ़ारेनहाइट पर जब ब्लास्ट फर्नेस होता है ना, फर्नेस समझते, एक ऐसी फर्नेस मतलब भट्टी कहते हैं उसको, तो जब ब्लास्ट फर्नेस होता है, उस फर्नेस ब्लास्ट में जब उसको तपाया जाता है तो पूरी मिट्टी जल करके बह जाती है, जल जाती है, हवा में उड़ जाती है, फिर जाकर के वो गोल्ड मिलता है, फिर जाकर के वो हीरे मिलते हैं, फिर जाकर के वो चांदी मिलती है। आप कम से कम में काम चलाने का जिस दिन विज्ञान सीख जाएंगे, उस दिन आपकी जीवन शैली का आधा पुरुषार्थ बेमानी हो जाएगा। अभी हम भयग्रस्त हैं इस बात के लिए कि पता नहीं कब कौन सी दिक्कत आ जाए। पहले के ज़माने के लोग इतने भयग्रस्त नहीं होते थे जितना आज रहते। आज हमको लगता भैया ज़माना ख़राब है, पता था कोई को कैंसर होगा तो किसी की दांत 3 दिन तक दर्द होता है तो चौथे दिन एक डाउट हो जाता है, एक काम करो एक चेकअप करा लो। एक फुड़िया है, दाढ़ी बनाते वक्त यहाँ पे कट गई और कटने के बाद वो भरी नहीं, थोड़ा सा फोड़ा हो गया, पता चला बायोप्सी कराई, कैंसर निकल गया। जरा सी बात पे, इतनी सी बात पे, क्यों? पूरा पेस्टिसाइड का जीवन हो गया। खूब खाइए डालडा, हैंडोलियम के बर्तनों में खाना बनाइए कुकर में खाना, साधु के लिए, साधु भी मर रहा है। अचानक साधु का हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर हो गए बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठियों को। कहाँ से हो गए? आप लोगों के कारण हो गए। आप लोगों के कारण कितने आचार्य ऐसे हुए षष्ठी पर जिनको असमय में जाना पड़ा। आपको उसकी भी हिंसा का दोष लगेगा, इस बात को आप डिनाई मत कर पाएंगे। घर के अंदर की एक व्यवस्था थी, सब्जियां लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती थी, सब्जियां तेल में बनाई जाती थी, तेल बिल्कुल हाथ का निकला होता था। आप लोगों के घर के अंदर तो खैर, आप तो खैर बड़े घर के लोग हैं, आप ऐसा क्यों खाएंगे? सरसों का तेल की सब्जी कभी खाई नहीं होगी, क्या बोलेंगे? छी, सरसों का तेल कितना गंधाता है। लेकिन कभी आपने प्रयोग करके नहीं देखा होगा। जब तेल को व्यवस्थित तरीके से गर्म कर दिया जाता है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती है, इतनी सी भी स्मेल नहीं आती है। अन्य घरों में तो उसकी पूरी पुड़ी भी तल करके उसी की खिला देते हैं और आपको एहसास तक नहीं होगा कि हमने सरसों के तेल की पुड़ी खाई है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि ठंडी के दिनों में सरसों का तेल प्रयोग करने पर आपको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको ये बताया जाए कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सरसों का तेल खाना है, तब तो आप उसको खा लेंगे बहुत अच्छे से। क्यों? डॉक्टर ने बोला है सरसों का तेल 1 चम्मच पीना है, पी लेते हैं महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं, जिंदा रहने के लिए सब किया जा सकता है। लेकिन परिवार का संविधान नहीं बदला जा सकता ना। सोयाबीन के तेल में, सोयाबीन के तेल से घर के अंदर का पूरा सामान बनेगा, बच्चे खाएंगे, वही खा के बड़े होंगे। देखा वो 5 साल का बच्चा, उसका मध्य लोग इतना बड़ा मोटा हो गया भैया, वो कमी होने का नाम नहीं ले रहा, हंसता है प। किस बात के लिए? 8 साल के बच्चे का वजन 26 किलो हो गया, 28 किलो हो गया, उसका वेट बढ़ता रहा। उसको बढ़ाने में माँ जवाबदार थी। माँ ने बढ़िया आलू खिलाया, माँ ने बहुत अच्छे तरीके से तेल में तला, अच्छा डीप फ्राई खिलाया, खा ले बेटा और अच्छा हेल्दी हो जा, हेल्दी हो जा, हेल्दी हो जा। पता चला कि बॉडी से कंट्रोल ही बच्चे का खत्म हो गया।
अगर हम ऐसी जिंदगी जीना चाह रहे हैं तो भारतीय दर्शन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की परंपराएं, हमने 100 साल तक कुछ नहीं देखा ना, 100 साल तक गुलामी में रहे, दास्ता में रहे, भोग नहीं भोग पाए, बहुत बड़े भूखमरे हो गए। अब जैसी छूट मिली, जैसे ही अंग्रेजों का शासन गया, उसके बाद जो पाप करने की स्वतंत्रता मिली, आज हर चीज स्वतंत्र है, कोई रोक नहीं सकता है आपको। मैं तो बस दिशा बोध दे सकता हूं, मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, करना नहीं करना आपके हाथ में है। साधु का जीवन भी आपके हाथ में है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके इस तरीके से चौके के असंतुलन में किसी साधु की असमय में समाधि हुई तो उस अकाल मृत्यु के लिए भी आप लोग जवाबदार रहेंगे। किसी आर्यका को कैंसर हो गया, किसी साधु को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, किसी को टीबी हो गई है, साधु का नो कर्म, सिर्फ हर चीज कर्म के ऊपर नहीं छोड़ सकते, कई चीजें आप लोग के ऊपर भी है। आप लोग भी उसको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते थे, लेकिन कभी आपने चिंतन नहीं किया, सोचा नहीं। मैं मानता हूं कि आप लोग में अबोधपना रहा होगा, मैं ऐसा भी मान लेता हूं कि आप लोग आज तक इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन आज भी अगर इस बात को जानते हैं तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये नियम लेते हैं कि घर के अंदर जितने भी सामग्रियां बनेंगी वे लोहे की कढ़ाई में बनेंगी। घर के अंदर चावल कुकर में बनाने वाले लोग, हाँ छोटा सा काम करना है बस, बहुत अच्छा करना है। हैंडोलियम की बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होंगी, उसको जाकर के दुकानदार के पास जाकर के बदल लो, उससे बोलो भैया ये हैंडोलियम की रख लो, इसका एवरेज डिफरेंस काट करके लोहे की कढ़ाई दे दो। लोहे की कढ़ाई से थोड़ा थोड़ा आयरन आपकी सब्जियों में मिलता रहेगा, कभी भी आपको लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी हड्डियों का घुरना नहीं होगा। आयरन, सोडियम, पोटेशियम, हर चीज उस लोहे की कढ़ाई से आपके घर में बिल्कुल व्यवस्थित बनी रहेगी। दूसरी एक बहुत अच्छी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसी कोशिश करते हैं, आजकल तो अग्नि परीक्षा करके मिट्टी का प्रेशर कुकर आ गया बंधु। जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने कहा मैं इसको जरूर प्रमोट करूंगा। आप वो जो छोटे छोटे आपके यहाँ कुम्हार होते हैं ना, उनके यहाँ तो फिर भी चलो मानते हैं कि गंदी मिट्टी होती है, कुम्हार का घड़ा क्यों नहीं, पानी क्यों नहीं पीते? क्योंकि कुम्हार का जो घड़ा होता है, उस घड़े में जब वो घड़ा बनाता है ना, तो उसमें घोड़े की लीद भी मिलाता है, गाय का गोबर भी मिलाता है, मल भी मिलाता है, दूसरी चीजें मिलाकर के जब मिट्टी को बना तैयार किया जाता है तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी नहीं होती है, उसमें गाय का गोबर होता है, कई बार गधे की जितनी लीद होती है वो चिकनी होती है बहुत ज़्यादा, तो चिकनी गधे की लीद होती है तो वो भी मिट्टी को बांधने के काम में आ जाती है। तो चूंकि लीद और गोबर सब मिला होता है, इसलिए व्रती लोग घड़े का पानी नहीं पीते। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से अब ऐसे भी बेहतरीन कुकर बनने लगे हैं जो प्योर मिट्टी के होते हैं। आप बिल्कुल संकोच किए बिना आप मिट्टी का कुकर घर में लाइए, उसमें शुद्ध मिट्टी को हाई टेम्परेचर पर जमा करके बिना किसी अवशिष्ट पदार्थों के रख करके उसको तैयार किया गया है। उसमें प्रॉपर आपको एक सीटी मिलेगी, आपके कुकर के जैसा ही बनेगा। उसका स्वाद और आपके हैंडोलियम के कुकर में कैंसर वाला स्वाद, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। हम चाहें अपने परिवार के लिए इस तरीके की कुकर की सुरक्षा भी कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने परिवार के लिए एक सोलर पैनल भी अपने घर के अंदर लगवा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सरकार सब्सिडी भी देती है 50% की, 50% की आपको सब्सिडी मिल जाएगी आपका सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर। और एक बार आपने सोलर पैनल लगा लिया तो हर महीने का 2,500, 3,000, 4,000 का जो खर्चा था ये 100% बंद हो जाएगा। और 22 साल की, 20 साल की वो गारंटी देते हैं। उसके बाद सोलर पैनल को निकाल के बेच करके आप नहीं लगा सकते हैं। 20 सालों में वो 3 साल में सोलर पैनल की रकम पूरी खर्चा फिनिश होकर के आपके यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। आप चाहें तो सरकार को सोलर पैनल की इलेक्ट्रिक बेच सकते हैं। आप जब ये सोलर पैनल घर के अंदर ले आए, लोहे की कढ़ाई लेकर के आ गए, घर के अंदर का तेल बदल दिया, घर के अंदर का डालडा बदल दिया, तब जाकर के जो अप्रत्यक्ष हिंसा में आप भागीदार लगातार बन रहे थे, जब ये आप रोक पाएंगे तब जाकर के अहिंसा परमो धर्म आपके जीवन में सूत्र सार्थक हो पाएगा। बंधुओं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करने वालों के घर के अंदर सौंदर्य विकसित होता है। आप सब बहुत समृद्ध बने, जिन कुल में रहने का बहुत दिनों तक आपको अवसर प्रदान हो, ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।